Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले फ्रूट सेटिंग से क्या मुराद है, फ्रूट डेवलपमेंट से क्या मुराद है, फ्रूट राइपनिंग से क्या मुराद है। अब ये जो 3 आर्टिकल हैं ये स्टेप बाय स्टेप प्लांट के अंदर हो रहे हैं। सबसे पहले फ्रूट क्या होता है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लांट की ओवरी से डेवलप हो फ्रूट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्लांट की ओवरी होती कहाँ है। बेसिकली हमने ये पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो कार्पल कहलाता है। उस कार्पल के 3 पोर्शन हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 बड़े पार्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले ओवरी ने फ्रूट बनाना है। तो अगर प्लांट से ओवरी झड़ जाए या प्लांट पर ओवरी बाकी ना रहे तो प्लांट में कभी भी फ्रूट नहीं बन सकता। तो पहला स्टेप फ्रूट की डेवलपमेंट में, फ्रूट की फॉर्मेशन में ये है कि सबसे पहले ओवरी प्लांट के ऊपर रिटेन रहे। रिटेन का मतलब क्या, ओवरी प्लांट के साथ जुड़ी रहे। तो ये जो ओवरी का प्लांट के साथ जुड़ी रहना है इसको हम कहते हैं फ्रूट सेटिंग। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, रिटेंशन ऑफ ओवरी, ओवरी का प्लांट के साथ लगे रहना, विच बिकम फ्रूट, जो बाद में फ्रूट बनेगी, इज कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये फ्रूट सेटिंग है। अब फ्रूट सेटिंग होती कैसे है, बेसिकली जितना ओवरी का प्लांट के साथ बॉन्ड मजबूत होगा उतने ही आप कह सकते हैं कि ओवरी के गिरने के चांसेस कम होंगे। और ये जो बॉन्ड मजबूत बनाता है ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। तो जितना प्लांट की बॉडी में, जितना इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा उतने ही ओवरी के झड़ने के, गिरने के चांसेस कम से कम हो। अब ये ऑक्सिन आता कहाँ से है, बेसिकली प्लांट की ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग होता है। तो इस एग की फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर आते हैं पोलन ग्रेन्स। ये हम पहले पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इसमें स्पर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक पोलन ट्यूब बनती है। इस पोलन ट्यूब के ज़रिए से स्पर्म आके इस एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि पोलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से स्पर्म सेफली आते हैं एग तक। तो यही बात लिखेगी, जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन से क्या मुराद है, वो पोलन ग्रेन जिनसे पोलन ट्यूब निकल रही है वो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन कहलाते हैं। तो नॉट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है किसके लिए, सेफ ट्रांसफर के। इसमें सिर्फ सेफ ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट नहीं होता बल्कि पोलन ग्रेन जो आए हैं ये एक और का फंक्शन भी परफॉर्म करती। इसका सिर्फ एक फंक्शन नहीं है कि इसने सेफली मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के साथ की तरफ ट्रांसफ़र करना है, बल्कि इसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये रिच सोर्स ऑफ ऑक्सिन, इसमें ऑक्सिन हार्मोन आता है। तो आगे ऑक्सिन का रोल क्या है कि ऑक्सिन ऑफ पोलन ग्रेन का जो ऑक्सिन है ये स्टिमुलेट द टिश्यू ऑफ स्टाइल, ये स्टाइल के टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा और यहां से भी ऑक्सिन को रिलीज करवाएगा। इसी तरह ओवरी के टिश्यू को भी स्टिमुलेट करेगा और ओवरी भी मजीद ऑक्सिन हार्मोन रिलीज करना शुरू करेगी। तो ऑक्सिन ऑफ द पोलन ग्रेन स्टिमुलेट द टिश्यू ऑफ स्टाइल एंड ओवरी टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सिन, और यही ऑक्सिन फिर इस बॉन्ड को मजबूत करेगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ये फ्रूट सेटिंग हो गई है। अगर ऑक्सिन ना आता, पोलन ग्रेन ना आते, ऑक्सिन ना आता तो एब्सिशन ऑफ फ्लावर झड़ जाने थे। एब्सिशन का मतलब है गिर जाना, लीडिंग टू लो फ्रूट यील्ड। और जब फ्लावर ही नहीं होंगे तो ओवरी भी नहीं होगी, जब ओवरी भी नहीं होगी तो फ्रूट भी नहीं होगा। तो आप ये समझ लें कि अगर पोलन ग्रेन आएंगे, ऑक्सिन आएगा, ओवरी का बॉन्ड प्लांट के साथ मजबूत होगा, फ्लावर के झड़ने के चांसेस कम होंगे, तो फ्रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फ्रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अच्छा, अगली चीज़ है कि फ्रूट डेवलपमेंट क्या है।
जब पोलन ग्रेन अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं पोलन ट्यूब के जरिए से और वो एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी एंड राइपन सीड, ये जो सीड बन चुका है, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सिन, ये मजीद ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, विच स्टिमुलेट फ्रूट डेवलपमेंट, ये फ्रूट डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फ्रूट डेवलपमेंट क्या है इसको अभी हम देख लेते हैं। अब ये जो सीड बना है ये सिर्फ ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन रिलीज नहीं करता, बल्कि ये साइटोकाइनिन हार्मोन भी। अब ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और तीनों के रोल हमने चैप्टर नंबर 17 के अंदर डिस्कस किए थे कि ये फ्रूट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब फ्रूट डेवलपमेंट से क्या मुराद है? जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये ओवरी है, ओवरी है, तो ये तीनों हार्मोन, एक तो जो अंदर सीड है उसमें एम्ब्रियो की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा ये तीनों चीजें सीड में भी फूड को एक्यूमुलेट करवा के रखते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? जमा करके रखते हैं ताकि डेवलपिंग, और साथ के साथ ओवरी की दीवार में भी फ्रूट को जमा करते हैं। और जितनी ज़्यादा ओवरी की दीवार में फ्रूट जमा होता चला जाएगा उतने ही ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्रूट के बनने के प्रोसेस तेज़ से तेज़ होता चला जाएगा। तो ओवरी और फ्रूट में सबसे बड़ा डिफरेंस फूड का है। ओवरी की दीवार में फूड नहीं होता और फ्रूट की दीवार में बहुत सारा फूड डिपॉजिट होता है। तो ये जो ग्रोथ सब्सटेंसेस बनी है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सिर्फ एम्ब्रियो को डेवलप नहीं करवाता बल्कि फूड को जमा भी करता है। और फूड को जमा किस में? सीड में भी जमा करता है, और पेरिकार्प यानी ओवरी की दीवार में भी जमा करते हैं। पेरिकार्प, कार्प फूड, पेरी जिसने वो दीवार जिसने फ्रूट को घेरा हुआ है, इसको फ्रूट वॉल भी कह सकते हैं। तो इस तरह जब फ्रूट डिपॉजिट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो चुकी है। जब फ्रूट बन जाता है फिर अगला प्रोसेस है फ्रूट राइपनिंग। तो कच्चा फल और पक्का फल, इसका डिफरेंस बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हैं कि कच्चे फल में और पक्के फल में क्या डिफरेंस है। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्रोसेस बाय विच फ्रूट बिकम मोर पैलेटेबल। जो पक्का फल होता है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, पका हुआ फल होता है, और जो कच्चा फल होता है वो इतना मज़ेदार नहीं होता। तो वो प्रोसेस जिसमें फ्रूट को मज़ेदार बनाया जाए वो फ्रूट राइपनिंग कहलाता है। और आम तौर पे देखने में आया, ये सब में नहीं होता, लेकिन आम तौर पे ये देखने में आया कि जो फल है वो ज़्यादा मीठा होता है, पकने के बाद ग्रीन नहीं रहता, अक्सर कलर्ड हो जाता है, और सॉफ्ट और नरम हो जाता है। जैसे कच्चा आम सब्ज़ होता है, खट्टा होता है, सख्त होता है, लेकिन जब वो पक जाए येलो कलर का हो जाता है, मीठा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये फ्रूट राइपनिंग की डेफिनेशन है। अच्छा, आपने फिर आगे फ्रूट्स की दो टाइप्स अक्सर सुनी होंगी। आमतौर पे जैसे आम है, केला है, उसको कच्चा तोड़ लिया जाता है, फिर उन पे कुछ केमिकल का स्प्रे किया जाता है जिनका नाम है इथाइलिन या इथीन। वो जो इथाइलिन है, वो जो इथीन है, वो फिर उस कच्चे आम को, कच्चे केले को पकाते हैं, यानी वो पका देता है जो इथाइलिन हार्मोन है। लेकिन कुछ ऐसे हैं अगर उनको कच्चा तोड़ लिया जाए, जैसे माल्टा है, अंगूर है, अगर इनको कच्चा तोड़ लिया जाए फिर इनको सारी ज़िंदगी नहीं पकाया जा सकता। बेसिकली यहाँ फ्रूट राइपनिंग के लिहाज से दो मैकेनिज़्म हो रहे हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके प्लांट इथाइलिन रिलीज़ करते हैं और वो इथाइलिन उन फ्रूट को राइपिंग करवाती है, यानी पकाने में मदद करती है। अगर वो इथाइलिन ना मिले तो फ्रूट कभी भी सही तरह नहीं पकेगा, नहीं राइपन करेगा। तो ऐसे फ्रूट को जिसमें इथाइलिन का रिलीज़ होना ज़रूरी है और इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व हो, तो इसको हम क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स का कह सकते हैं। अगर इन फ्रूट्स को कच्चा भी तोड़ लिया जाए तो बाद में इथाइलिन के स्प्रे के ज़रिए से पकाया जा सकता है। तो फ्रूट राइपनिंग इज़ एसोसिएटेड विद इथाइलिन प्रोडक्शन। और ये देखने में आया कि जब इन प्लांट के अंदर इथाइलिन की अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ होती है तो इनमें रेस्पिरेटरी रेट भी तेज़ हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट जिनमें दो काम इकट्ठे हो रहे हों वो क्लाइमेटेरिक फ्रूट कहलाते हैं। फ्रूट राइपनिंग के फल के पकने का अमल
उसके साथ साथ दो प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं, इथाइलिन भी प्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन का रेट भी तेज़ी से हो रहा है। तो ऐसे फ्रूट को जिसमें फ्रूट राइपनिंग एसोसिएट विद द बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, के बहुत तेज़ी से रेस्पिरेशन हो रही है, नंबर वन। दिस इज एसोसिएटेड, ये रेस्पिरेशन रेट तेज़ क्यों होती है? क्योंकि उसमें इथाइलिन प्रोड्यूस होता है और इथाइलिन उनकी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। एग्जांपल जैसे मैंगोज और बनाना, इनको कच्चा तोड़ लिया जाता है, फिर इथाइलिन के ज़रिए से पकाया जाता है, तो इन फ्रूट को हम कहते हैं क्लाइमेटेरिक। और वो फ्रूट जो बगैर किसी इथाइलिन के किसी और मैकेनिज़्म के ज़रिए से, प्लांट में काफ़ी सारे मैकेनिज़्म है फ्रूट राइपनिंग के, किसी और मैकेनिज़्म के ज़रिए से राइपन हो रहे हों, उनको नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट कहा जाता है। जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स है, ये ऐसे फ्रूट हैं अगर इनको कच्चा तोड़ लिया जाए, इथाइलिन का स्प्रे इनको पका नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर फ्रूट राइपनिंग किसी और अंदाज में हो रही होती है। तो दे राइपन विदाउट इथाइलिन प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेटरी बर्स्ट, एग्जाम्पल में ऑरेंज एंड ग्रेप। उसके बाद पार्थिनोकार्पी। अच्छा, पार्थिनोकार्पी का लफ्जी मतलब है फॉल्स, और कार्पी कहते हैं फ्रूट को। अच्छा, नॉर्मल फ्रूट की डेवलपमेंट का तरीका ये है कि जैसे अभी हमने ये पूरी डिटेल इसकी डिस्कस की है कि ओवरी में एग मौजूद होता है, पोलन ग्रेन आते हैं, मेल गैमीट भी लेके आते हैं, स्पर्म लेके आते हैं, साथ ऑक्सिन की। वो जो ऑक्सिन आया है वो पहले फ्रूट सेटिंग करेगा, फिर फ्रूट डेवलपमेंट करेगा। क्लियर? अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर, पोलन ग्रेन आने के बगैर ही, पोलन ग्रेन आए बगैर ही अगर फ्रूट डेवलपमेंट हो जाए तो इसको हम कहेंगे ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये नेचुरल मेथड से थोड़ा सा हट के है, नेचुरल मेथड से थोड़ा सा हट के है, जो आम कॉमन मेथड नहीं है। सॉरी, नेचुरल तो ये भी हो सकता है, कॉमन मेथड नहीं है, कॉमन मेथड से थोड़ा सा हट के है। और जो चीज़ एक कॉमन मेथड से थोड़ा सा हट के हो रही हो, उसके लिए हम यूजली बायोलॉजी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पार्थिनो, कि ये एक दूसरा तरीका है, ये आप कह सकते हैं नंबर 2 रास्ता है। ठीक है, नंबर 2 रास्ता, आपने कहा ना ये नंबर 2 काम करवा रहा है, तो ये नंबर 2 रास्ता है। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है? ना पोलन ग्रेन आएंगे, ना मेल गैमीट पोलन ट्यूब के ज़रिए से एग तक पहुंचेंगे, ना फर्टिलाइजेशन होगी। तो जब हमने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? सीड में कन्वर्ट होता है। अभी हमने ये बात डिस्कस की है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। तो इनमें चूंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही तो इस वजह से इनमें सीड नहीं बनता। तो पार्थिनोकार्पी से जितने भी फ्रूट डेवलप होते हैं वो सारे के सारे आप कह सकते हैं सीडलेस होते हैं। अब इसका काज क्या बनता है? ये खुद ब खुद फ्रूट कैसे बन जाते हैं? बेसिकली जब हम बात करते हैं ना पोलन ग्रेन की, जो मेल गैमीट लेके आते हैं जिन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है, तो पोलन ग्रेन काफ़ी सारा ऑक्सिन भी लेके आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अगर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ऑक्सिन नेचुरली उनकी प्लांट की बॉडी में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है कि उनको पोलन ग्रेन की ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो खुद ही, अब जो ही ऑक्सिन का लेवल फ्रूट फ्लावर के अंदर ज़्यादा होगा, ओवरी में ज़्यादा होगा, स्टाइल में ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली फ्रूट सेटिंग भी हो जाएगी, फ्रूट डेवलपमेंट भी हो जाएगी, और फ्रूट डेवलपमेंट के बाद फ्रूट राइपनिंग भी हो जाएगी। तो इसका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे बनानास, पाइनएप्पल्स और कुछ वैरायटी ऑरेंज और ग्रेप्स की, जो नेचुरली बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा ऑक्सीजन रखती हैं कि ऑटोमेटिकली उनमें बगैर फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा काज क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या हो रहा है? हार्मोन थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फ्रूट सेटिंग और फ्रूट डेवलपमेंट। अगर सपोज एक प्लांट ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नेचुरली ज़्यादा नहीं होता और पोलन ग्रेन भी नहीं आते, अगर हम उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दें ऑक्सीजन का, तब भी फ्रूट डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी फॉर द कमर्शियल पर्पज़। जैसे काफ़ी सारी टोमेटोज़ और पीपर जो मिर्चें वगैरह हैं उनकी वैरायटी पार्थिनोकार्पी के ज़रिए से जो आर्टिफिशियली हम स्प्रे करते हैं ऑक्सीजन का, उसके ज़रिए से ग्रो करवाई जा रही। और ये सारे जितनी भी वैरायटी बनेंगी ये सारी क्या होंगी? सीडलेस होंगी। तो पार्थिनोकार्पी की वजह से बनने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे सीडलेस होते हैं। तो ये एक आसान सा टॉपिक भी है। इसमें अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रूट डेवलपमेंट एंड फ्रूट
फ्रूट सेटिंग और फ्रूट डेवलपमेंट और फ्रूट राइपनिंग पे नोट लिखें। लेकिन इसके एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े होते हैं कम। लेकिन ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है पार्थिनोकार्पी वाला, तो ये सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में पूछा गया है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी, और हो सकता है ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो MCQs के लिहाज से भी पूछी जा सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.